ओके जी। कल हमने रिएक्ट की एक बेसिक प्रोजेक्ट की स्कैफोल्डिंग देख ली थी। प्रोजेक्ट स्कैफोल्डिंग का मतलब ये है कि जब हम क्रॉ टेम्पलेट यूज़ करते हैं तो क्रॉ टेम्पलेट हमें बेसिक रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट है वो खुद ब खुद बना के सारा प्रोजेक्ट फोल्डर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जो है हमें ड्रॉ करके दे देता है। तो हमने इसके अंदर आके सिंपली आज इसको देखना है, रिएक्ट के पहले प्रोजेक्ट को स्टार्ट करके थोड़ा सा फोल्डर स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करना है और फिर एक सजेशन हमें मिली है जस्ट टू ब्रिंग इट इनटू द रिकॉर्डिंग। ऑनलाइन यूट्यूब में इसी ये सजेशन मिली है जी कि वीट इज़ मोर, आई मीन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट कि जी ये ज़्यादा एफिशिएंट है। तो अब चूँकि एज़ पर सजेशन कि जी डॉक्यूमेंटेशन में भी वीट को ये इनकरेज किया जाता है, तो फिर हम एक प्रोजेक्ट वीट के ज़रिए भी क्रिएट करके देखेंगे कि वो स्पीड में भी बहुत ज़्यादा फास्ट है और ऑब्वियसली दैट्स द वन दैट इज़ गोइंग टू लीड इन द फ्यूचर। तो लेट मी रन दिस प्रोजेक्ट फर्स्ट। npm स्टार्ट से हम रन करते हैं और जितनी देर में ये रन होता, लेट्स एक्सप्लोर। जब आपको क्रिएट रिएक्ट ऐप टेम्पलेट से ये प्रोजेक्ट स्कैफोल्डिंग मिलती है तो इसके अंदर आपके पास एक तो नोड मॉड्यूल फोल्डर होता है। कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने कम्प्लीटली स्टार्ट में इग्नोर करना है। वी डोंट नीड टू एक्चुअली गो इनटू द डिटेल ऑफ दोज अनटिल कि हम कोई मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ नहीं जाते। तो पब्लिक का फोल्डर एक इंपॉर्टेंट है, यानी इसके अंदर हमने एक चीज़ देखनी है, और एक सोर्स का फोल्डर हमारे लिए फिलहाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पैकेज जेसन को हमने ऑलरेडी देख लिया कि जितने भी हम स्क्रिप्ट रन कर रहे होते हैं बेसिकली वो स्क्रिप्ट्स कहाँ से उठाता है, पाइथन पैकेज जेसन के अंदर। और दूसरा पैकेज जेसन का सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि हम रिएक्ट एक लाइब्रेरी है तो हम बहुत सारी एडिशनल लाइब्रेरीज यूज़ करेंगे रिएक्ट के प्रोजेक्ट में ताकि हम एक कंप्लीट प्रोजेक्ट जो मेक कर सकें। तो उसके लिए हमें बहुत सारी डिपेंडेंसीज चाहिए होंगी, बहुत सारी थर्ड पार्टीज लाइब्रेरीज या एक्सटर्नल लाइब्रेरीज इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ेगी। तो उन सारी डिपेंडेंसीज का रिकॉर्ड कौन रखता है? पैकेज जेसन में। ठीक है, तो पैकेज जेसन में सिर्फ उनका नाम होता है और पैकेज लॉग जेसन में कंप्लीट उनकी डिटेल होती है। बट फॉर नाउ अगर पैकेज लॉग जेसन डिलीट भी कर दें तो दैट्स ओके, बट पैकेज जेसन अगर आप डिलीट कर देंगे तो फिर आपके प्रोजेक्ट में अब ज़ाहिर है वो डिपेंडेंसी का ट्रैक ही नहीं होगा, तो फिर आप किसी से शेयर भी करेंगे तो वो यूज़ नहीं कर पाएगा आपके प्रोजेक्ट को। एनीवेज फिलहाल मैं सिर्फ दो फोल्डर्स के बीच में जाऊँगा, एक पब्लिक फोल्डर के अंदर और एक सोर्स फोल्डर के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट विद द सोर्स फोल्डर। अगर आप सोर्स फोल्डर को ओपन करते हैं तो आपको यहाँ कपल ऑफ फाइल्स मिलती हैं, नॉट कपल ऑफ फाइल्स, इनफैक्ट बंच ऑफ फाइल्स मिलती हैं। और उनमें कुछ फाइल्स जो हैं वो डायरेक्टली अभी हमारे से रिलेटेड नहीं है, कुछ टेस्टिंग से रिलेटेड है, कुछ सैम्पल लोगों की फाइल है, कुछ CSS की फाइल्स है। तो हम जितनी भी अननेसेसरी फाइल्स हैं उन सारों को पहले रिमूव कर देंगे और बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिनिमल सेटअप के साथ जाएंगे। बट उसके लिए सबसे पहली चीज़ आप देखें, सोर्स के अंदर आपको app.js एक फाइल मिलेगी एंड दिस इज यू कैन से द स्टार्टिंग पॉइंट। एक्चुअली स्टार्टिंग पॉइंट तो इंडेक्स है जो कि पब्लिक के अंदर है, लेकिन इंडेक्स के अंदर या इनफैक्ट यहाँ भी एक index.js होगी ये वाला। तो app.js और index.js, सबसे पहले मैं ऐप के बजाय ऐप से भी ऊपर वाली फाइल index.js ओपन करता हूँ। अगर आप इस फाइल को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको ES6 का एक नया फीचर जो कि हमने अभी तक नहीं पढ़ा वो आपको मिलेगा, एंड दैट इज़ काइंड ऑफ एन इम्पोर्ट का कीवर्ड। ठीक है, अभी तक आपने जावास्क्रिप्ट में गालिबन जिन लोगों को पहले से थोड़ी बहुत हाउन हुआ है उनको पता होगा इंपोर्ट क्या है, जिन लोगों ने पहले नहीं पढ़ा उनको नहीं पता कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है। बहरहाल सबसे जो पहली फाइल है रिएक्ट की वो हमारी ये होगी index.js। और अगर आप index.js के अंदर देखें तो यहाँ पे एक वनीला JS की स्टेटमेंट लिखी हुई है, document.getElementById, और उसके अंदर लिखा हुआ है रूट। वनीला JS का मतलब होता है प्लेन JS। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि ये तो react dom.create root ये react के बिल्ट इन फंक्शंस हैं, और आपको पता है कि अगर किसी भी वर्ड के बाद डॉट लगा हो तो वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका मतलब react dom एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड है create root, और उसके अंदर एक वनीला JS की स्टेटमेंट लिखी हुई है। इस स्टेटमेंट को तो मेरे ख्याल में सारे लोग पहचानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई HTML की फाइल है, कोई फाइल है, अभी तक हमने वो नहीं देखी कौन सी फाइल है, उस फाइल के अंदर एक एलिमेंट होगा जिसकी आईडी क्या होगी? रूट होगी। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, उस पर्टिकुलर HTML की फाइल के अंदर पड़ा हुआ एक डिव है, सेक्शन है, हेडर है, जो कुछ भी है, एक एलिमेंट है जिसकी आईडी रूट होगी। तो मैं उसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसको सेलेक्ट करके किस में पास कर रहा हूँ? react dom.create root। तो इसका मतलब जब ये मैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट को सेलेक्ट करके वो मुझे क्या रिटर्न कर रहा है? एक रूट रिटर्न कर रहा है। तो बेसिकली इस रूट को इस्तेमाल करते हुए इसके ऊपर मैं एक और बिल्ट इन फंक्शन लगाता हूँ। जाहिर है आपको पता है कि हम डॉम का कोई भी एलिमेंट उठाते हैं तो वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट ही होता है ना।
बतौर ऑब्जेक्ट ही ट्रीट करता है, तो ये रूट में क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट ही होगा। अब उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड फिर है विच इज़ रेंडर, ये अगेन बिल्ट इन है सारे, ये कस्टम हमने नहीं लिखे हुए। दिस इज हाउ एक्चुअली रिएक्ट बूटस्ट्रैप्स दी एप्लीकेशन। रिएक्ट जो एप्लीकेशन को बूटस्ट्रैप करता है, स्टार्ट करता है, वो ऐसे ही करता है। तो ये बिल्ट इन चीज़ें हैं जो आपको एज इट इज जहन में रखनी है। इस रेंडर के फंक्शन के अंदर ये दो चीज़ें, एक है रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड, आगे चल के ये पता चलेगा आपको क्या होता है। फॉर नाउ यू कैन स्किप इट इंटायरली, नो वरीज, ये कोई एरर नहीं देगा। और अगर आप इसे स्किप ना भी करें तो फ्यूचर में जब हम कहीं स्ट्रिक्ट मोड को पढ़ेंगे तो आपको एक्सप्लेन भी कर दूँगा। तो एक्चुअल ये चीज़ सिंपल इनफ है कि मैंने रूट ये वाला एलिमेंट जो इंडेक्स का था, डॉट रेंडर का एक बिल्ट इन फंक्शन, और उसके अंदर मैंने ये ऐप पास कर दिया। अब ये ऐप क्या भला है? आपने देखा है कि HTML में हमने बहुत सारे टैग्स पढ़े हैं, ठीक है, और टैग्स की नोटेशन क्या है कि टैग्स को हमेशा एंगल ब्रैकेट्स में लिखते हैं। और टैग्स नॉर्मली दो तरह के होते हैं, पेयर टैग्स और अनपेयर टैग्स। तो आपने कभी HTML में कस्टम टैग बनाया आज तक? यानी आपको पता है पैराग्राफ टैग है जिसमें पैराग्राफ लिखते हैं, बिल्ट इन है। UL का टैग बिल्ट इन है, LI का टैग बिल्ट इन है, सेक्शन का टैग बिल्ट इन है, नेव का टैग बिल्ट इन है, हेडर का टैग बिल्ट इन है, फुटर का टैग। कभी कस्टम टैग बनाया खुद से अपनी मर्जी के नाम का? नहीं बनाया, बना भी नहीं सकते। सो HTML डज नॉट अलाउ अस टू डू दैट, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ऐप है ना, तो ऐप को अगर थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें तो इसके अराउंड साइड पे ब्रैकेट्स देखें तो ये क्या शो कर रहे हैं कि ये टैग ही है। लेकिन अगर आप अंदर टैग का नाम देखेंगे तो आपको लगेगा कि इससे पहले तो ये आपने टैग HTML में देखा ही नहीं। तो पहली बात ये है कि ये HTML नहीं है, और दूसरी बात ये है कि ये टैग है। अगर ये टैग है, मैं कह रहा हूँ टैग है, तो इसका मतलब ये ऐप नाम का एक कस्टम टैग है, यानी इस तरह का टैग बिल्ट इन नहीं है, बल्कि ये यूजर डिफाइंड टैग है। तो पहली बात तो ये सुनिएगा कि रिएक्ट को पढ़ते हुए आपको दो तीन चीज़ों को मद्देनजर रखना है, ठीक। अच्छा, पहले मैं ये बता दूं कि ये ऐप आ कहाँ से रहा है, फिर मैं बताऊंगा कि ये कस्टम टैग कैसे बनता है। अगर मैं ऊपर जाऊं तो यहाँ पे ये एक लाइन है जिसमें लिखा हुआ है इंपोर्ट ऐप फ्रॉम ऐप। अगर मैं इस पे जाऊं तो ये बेसिकली रेफर कर रहा है इस app.js को। और अगर मैं इसको देखूं तो ये ऐप, अगर मैं सिर्फ इसके अंदर से सारा कुछ हटा दूं तो ये क्या है? ये क्या है? बिल्कुल नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, और ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है। इसमें तो कोई मसला नहीं है ना। जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस तो पढ़े हैं आपने, या कॉलबैक या एनोनिमस फंक्शन हो सकता है, या फैट एरो फंक्शन हो सकता है, या सिंपल नॉर्मल फंक्शन हो सकता है। तो ये नॉर्मल फंक्शन है जिसका नाम ऐप है, दैट इज रिटर्निंग समथिंग। अच्छा, अब जरा ये अक्सर आप देखेंगे कि मैं यहां पे लेट्स सपोज सिर्फ H1 लिख देता हूं, तो और इस यहां पे लिख देता हूं जी टेस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो ये सिंपल ऐप का फंक्शन है ये क्या रिटर्न कर रहा है? HTML रिटर्न कर रहा है। चाहे वो एक HTML हो, चाहे 2 टैग्स हो, चाहे 100 टैग्स हो, सारों को रैप करके एक फाइनल टैग में रिटर्न करते हैं। लेकिन फिलहाल सिर्फ इतनी बात याद रखें कि ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? HTML रिटर्न कर रहा है। तो जब भी रिएक्ट में जावास्क्रिप्ट का फंक्शन HTML रिटर्न करेगा तो एक्चुअली रिएक्ट में ये HTML नहीं है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का फंक्शन डायरेक्ट HTML रिटर्न नहीं करता। अगर आपने HTML रिटर्न करवानी है तो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में उसे स्ट्रिंग में इनक्लोज करें तो आप एज अ स्ट्रिंग उसे रिटर्न करवा सकते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट वनीला JS का फंक्शन HTML रिटर्न नहीं कर सकता। तो यहां कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये HTML की तरह दिख रहा है, HTML है नहीं। समझ आई बात? तो फिर क्या है, याद रखिएगा कि जब भी आप जावास्क्रिप्ट के फंक्शन के अंदर HTML लिखेंगे तो इसे हम जावास्क्रिप्ट नहीं कहेंगे, बल्कि इसे हम कहेंगे, या HTML नहीं कहेंगे, बल्कि इसे क्या कहेंगे? JSX कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? JSX स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट XML। तो अब दो चीज़ों को मैं कंबाइन कर रहा हूँ, एक जावास्क्रिप्ट को, एक XML को। ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होगी, इसके बगैर आप आगे नहीं चल सकेंगे। तो XML क्या होता है, पहली बात। दूसरी बात, जावास्क्रिप्ट क्या होता है। जावास्क्रिप्ट को आपको सबको पता है क्या होता है। XML क्या होता है ये आपको नहीं पता। XML इज एन HTML लाइक लैंग्वेज, टैग बेस्ड लैंग्वेज। XML जो है HTML की तरह की टैग बेस्ड लैंग्वेज है, विद फ्यू एक्सेप्शंस, और या विद फ्यू रिस्ट्रिक्शंस कह लें। वो रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं? पहली बात तो ये है कि XML में जो कुछ भी लिखेंगे वो आप टैग की फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे? टैग की फॉर्म में। तो मैं यहां पे सिंपली ये कर देता हूं कि जी एवरीथिंग इज इन टैग नोटेशन। JSX का दूसरा रूल ये है कि जैसे HTML में अनपेयर टैग हो सकते हैं ना, या किसी टैग का क्लोजिंग टैग आप मिस कर दें तो फिर भी कोई मसला नहीं होता, कोई एरर नहीं होता। या इनफैक्ट इमेज टैग है,
वो है ही सिंगल टैग है, अनपेयर टैग है, तो उसका अगर आप क्लोजिंग ना दें तो कोई मसला नहीं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे h1 की जगह div कर दूं, अगर ये सजेशन सही ना देना तो यहाँ से जाके लैंग्वेज प्रेफरेंस चेंज कर लें, जावास्क्रिप्ट JSX कर लें, ठीक है, फिर ये आपकी ऑटो कंप्लीशन वर्क करेगी। सो मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ div, अभी ऑटो कंप्लीशन वर्क कर रही है, और इसके अंदर मैं देता हूँ जी इमेज। अब नॉर्मली HTML में अनपेयर टैग में अगर क्लोजिंग टैग ना दे तो दैट वर्क्स वेल, कोई मसला नहीं होता, बिल्कुल सही चलता है। तो यहाँ पे जो मैं दूसरा रूल बताना चाहता हूँ आपको वो ये है कि एवरीथिंग इज इन टैग नोटेशन। दूसरा रूल ये है कि ऑल टैग्स मस्ट हैव क्लोजिंग टैग, और अगर क्लोजिंग टैग नहीं है तो सेल्फ क्लोजिंग हो, लेकिन टैग की क्लोजिंग लाजमी होनी चाहिए। समझ आई बात? ये देख लें, जैसे यहाँ ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, व्हाई इट इज गिविंग एरर, फर्स्ट लेट मी नहीं, वो हमने शायद सेव नहीं किया, एरर कुछ नहीं है। ओके, वो वहाँ से लेट उसको रीड कर रहा है, एरर कोई नहीं है, यहाँ कंपाइल सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। तो स्टिल दैट्स कोई इशू नहीं है, अभी भी एरर शो कर रहा है, बहरहाल अभी कोई एरर नहीं है। एनीवेज, तो मैंने कहा एवरीथिंग इज इन टैग नोटेशन JSX में। दूसरी बात, ऑल टैग्स मस्ट हैव क्लोजिंग टैग, अगर क्लोजिंग टैग नहीं है तो सेल्फ क्लोजिंग टैग होना चाहिए। जैसे ये इमेज है ना, तो अब इमेज अनपेयर टैग है, तो इसके अंदर आपने क्या करना है, सेल्फ क्लोजिंग टैग। ये जो रूल बता रहा हूँ ये किसके हैं, XML के, HTML के रूल नहीं है। वाई वी आर टॉकिंग अबाउट XML, बिकॉज वी हैव टू टॉक अबाउट JSX, यानी राइटिंग HTML इनसाइड जावास्क्रिप्ट, दैट वुड बी कॉल्ड एज JSX। तो अब वो HTML नहीं होगा, बल्कि उसमें रूल साले कौन से फॉलो होंगे, जो XML के फॉलो होते हैं। तो XML का पहला रूल क्या है कि कोई भी टैग अनपेयर्ड नहीं होगा, ऑल द टैग्स, सॉरी, कोई भी टैग अनक्लोज नहीं होगा, ऑल द टैग्स मस्ट हैव एसोसिएटेड क्लोजिंग टैग। और तीसरी और आखिरी चीज, यानी मस्ट हैव क्लोजिंग, और तीसरी चीज ये है कि अब तक HTML में कस्टम टैग नहीं हो सकते, तो XML में क्या हो सकते हैं, कस्टम टैग्स का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे कोई अपने नाम का टैग बनाना चाहूँ यासिर, तो बना सकता हूँ, और उसकी फंक्शनैलिटी को भी डिफाइन कर सकता हूँ। तो बेसिकली ये जो फंक्शन आप बनाते हैं ना JSX में या रिएक्ट पे, जो फंक्शन बनाते हैं, इस फंक्शन का जो नाम होता है ये बेसिकली टैग नेम बन जाता है। ये बेसिकली क्या बन जाता है, टैग बन जाता है। तो अगर आप इस ऐप को देखें कैपिटल A के साथ डबल P और वापस यहाँ आए, तो ये जो ऐप यहाँ पे रेंडर हो रहा है, ये बेसिकली क्या है, वही ऐप का फंक्शनल कंपोनेंट है जो हमने यहाँ पे बनाया। अब फंक्शनल कंपोनेंट क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं, ये थोड़ी देर तक सारी क्लियर करता हूँ, लेकिन ये 3 रूल्स आपने फॉलो कर लेने कि जब भी जावास्क्रिप्ट के फंक्शन के अंदर आप HTML लिखेंगे तो इसका मतलब आप क्या लिख रहे हैं, JSX लिख रहे हैं, एक बात। अब अगर JSX लिख रहे हैं तो आप app.js के बजाय इसको एक्सटेंशन भी क्या दे सकते हैं, app.jsx, दैट वुड बी मोर सूटेबल, ठीक है, मोर मीनिंगफुल। बहरहाल .js भी चलेगी। तो जब आप किसी भी जावास्क्रिप्ट के फंक्शन में HTML लिखेंगे तो इन रूल्स को फॉलो करेंगे आप। एवरीथिंग इज इन टैग नोटेशन, ये तो पहले से ही आपको पता है। दूसरी बात, ऑल टैग्स मस्ट हैव क्लोजिंग, और तीसरी बात XML, यानी ये जो JSX के अंदर हम लिख रहे हैं, इसके अंदर आप कस्टम टैग्स को बना सकते हैं, मेक कर सकते हैं। तो खैर, मैं इस फाइल को एक्सप्लेन कर रहा था, आपकी तमाम की तमाम चीज़ें, यानी जो ऐप है, अभी तमाम की तमाम तो है नहीं, एक ही ऐप का कंपोनेंट है, तो वो कंपोनेंट आपका रेंडर होगा यहाँ पे। अब ये जो चीज़ है, ये कहाँ पे फायर हो रही है, यानी ये जो रूट सेलेक्ट हो रहा है, ये कहाँ से सेलेक्ट हो रहा है। तो आप अगर पब्लिक के फाइल के या पब्लिक के फोल्डर के अंदर जाएं और इंडेक्स के अंदर जाएं, तो आपको पता है नॉर्मल HTML की फाइल का स्ट्रक्चर ये है कि तमाम का तमाम HTML में हेड, बॉडी, मेटा टैग वगैरह सारा कुछ, और इसकी बॉडी के अंदर अगर आप आएँ तो आप सिंपली ये एक लाइन दिखेंगे, डिव, जिसकी ID क्या है, रूट है, और इसके अंदर पूरी की पूरी रिएक्ट ऐप जो है जब कंपाइल होती है तो वो रेंडर कहाँ पे होती है,
इस रूट टैग के अंदर। तो इस फाइल को आप बहुत ज़्यादा ओपन करके इसमें चेंजेस नहीं करेंगे, बस सिर्फ ये पता होना चाहिए कि सारी की सारी एप्लीकेशन आपकी कहाँ रेंडर हो रही है, यहाँ पे रेंडर हो रही है। क्लियर होगी ये बात यहाँ तक? तो अब बेसिकली आपने जब भी रिएक्ट में काम करना है तो आपने इस फाइल को भी तब तक नहीं टच करना जब तक हम कोई बहुत एडवांस फंक्शनैलिटी नहीं करते। तो आपने ना index.js को देखना है, ना आपने पब्लिक के फोल्डर को देखना है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होगा, app.js का होगा। आप जितनी भी ऐप बनाएंगे वो तमाम की तमाम ऐप को कहाँ रेंडर करेंगे, ऐप के अंदर यानी कंपोनेंट्स को। और ऐप खुद कहाँ रेंडर हो रहा है, index.js के अंदर, और index.js खुद कहाँ रेंडर हो रही है, index.html which is inside the public folder। ये इसकी बिहाइंड द सीन फिलॉसफी है जी। सॉरी, ये मैंने कब कहा था, सिंपल HTML करते हुए। अब हम क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, और रिएक्ट के लिए हमने जो टेम्पलेट यूज की है वो कौन सी है, क्रॉ टेम्पलेट। तो इसने बिहाइंड द सीन ये सारा प्रोसेस खुद ही कंप्लीट किया हुआ है। सो नाउ इट्स नॉट मैंडेटरी कि हमने इंडेक्स की फाइल को रूट में रखना है, इट्स एब्सोल्युटली नॉट मैंडेटरी। वो तब था जब आप फ्रंट एंड पढ़ रहे थे। तो अब ऑब्वियसली है तो ये भी फ्रंट एंड ही है, लेकिन ये स्पेशल फ्रंट एंड है ना रिएक्ट के अंदर, क्योंकि इसमें प्रोजेक्ट स्कैफोल्डिंग किसने करके दी है हमें, क्रॉ टेम्पलेट ने, वही जिम्मेदार है सारी चीज़ों का। ठीक है, सो आपको हमेशा इसकी स्कैफोल्डिंग ही को फॉलो करना है। ओके जी, यहाँ तक समझ आ गई बात। ये 3 सिंपल रूल्स आपको समझ आ गए। तो अब हम ये देखते हैं जी ये क्या भला है। और इससे भी पहले हम एक ES6 के 2 फीचर्स देख लेते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार यूज हो रहे हैं। ये भी इंपोर्ट हो रहा है, फिर अगर आप index.js में हैं तो ये भी इंपोर्ट हो रहा है। तो जाहिर है ये इंपोर्ट तभी मुमकिन है जब ये किसी दूसरी फाइल से एक्सपोर्ट होगा। तो मैं ज़रा से 2 मिनट लूँगा, बिकॉज मुझे कल एक शिकायत मिली है कि मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाता हूँ। तो शिकायत तो नहीं, इनफैक्ट एक सजेशन थी कि जी इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप देते हैं कि वो हैंडल करना मुश्किल हो जाती है। और उनका एक तरह से गिला बजा भी था, लेकिन ये मुझे आप ही लोग उधर ड्राइव करते हो। तो अब मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा मतलब लिमिट रहूँ। उनकी बात वैलिड भी थी कि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है इस चीज़ पे। तो मुझे सिर्फ 2 चीज़ें बतानी है जल्दी से, क्विक। सो मैं कहता हूँ जी इंपोर्ट डेमो कह लें। जावास्क्रिप्ट में ये वाला प्रोजेक्ट मेरा रिएक्ट में नहीं है, ठीक है, इसका रिएक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ ES6 का, मैंने आपको कहा था ना कि जो फीचर ES6 का चाहिए होगा, पहले ES6 का वो फीचर पढ़ाऊंगा, फिर उसको इंप्लीमेंट करूंगा रियल टाइम में। तो अभी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है जावास्क्रिप्ट में। पुराने जब वनीला JS में क्या होता है कि आप एक ही फाइल के अंदर टॉप टू बॉटम सारा का सारा जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। अब ये छोटे मोटे प्रोग्राम के लिए अगर आपकी जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम में 100 लाइनें हैं, 200 लाइनें हैं, 300 लाइनें, दैट्स ऑल फाइन। आई मीन आपको फील भी शायद ना हो कि यार ये कोई मसला है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन जब आपका प्रोग्राम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है जावास्क्रिप्ट में, तो सारे का सारा कोड एक ही फाइल में लिखना, इट्स काइंड ऑफ नॉट अ गुड अप्रोच। क्यों, मेंटेनेंस, उसकी मेंटेनेबिलिटी, उसकी डिबगिंग और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में। तो इसलिए जावास्क्रिप्ट में मॉड्यूल सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया है। मॉड्यूल सिस्टम का मतलब ये है कि मैं 2 फाइलें क्रिएट करता हूँ, एक को मैं देता हूँ जी app.js और एक को मैं देता हूँ जी मिसाल के तौर पे index.js। ठीक है, नाम कोई भी रख सकते हैं आप, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप ये नाम रखेंगे। अब होता ये है कि अब तक हम ये करते हैं जी कि मेरे पास एक फंक्शन है, फंक्शन ये 2 नंबर्स को ऐड करेगा, और ये 2 नंबर कौन से 2 नंबर्स को ऐड करेगा, जो इसको पास किए जाएंगे। यानी इसको जो 2 नंबर पास किए जाएंगे, ये 2 नंबर्स को यहाँ रिसीव करेगा और दोनों को ऐड करके रिजल्ट क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैं सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट समझाऊंगा, कोशिश करूंगा बड़ी सिंपल सी एग्जांपल में करूं। एक और फंक्शन है जी सबट्रैक्ट का, एक और फंक्शन है जी मल्टीप्लिकेशन का, और एक और फंक्शन है जी लेट सपोज डिवीजन का, और कुछ और भी हो सकता है, मॉड्यूलस भी हो सकता है वगैरह वगैरह। तो ये 4 फंक्शन है मेरे पास। इसको आप कह लें जी ये माइनस करके रिटर्न करेगा, इसको आप कह लें जी ये आपका मल्टीप्लाई करके रिटर्न करेगा, और इसको आप कह लें जी ये डिवाइड करके रिजल्ट रिटर्न करेगा। अब आप यू सपोज करें कि ये 4 फंक्शन एक एक लाइन पे नहीं है, इन चारों फंक्शन में इटसेल्फ बहुत बड़ी बड़ी लेंथ है। ये चारों फंक्शन 100 लाइनों या 50 लाइनों पे मुश्तमिल है मजीद, या इस तरह के 400 फंक्शन है सपोज करें। तो मैंने अभी जो बोला है कि जावास्क्रिप्ट में पहले क्या होता था, वनीला JS में जितना मर्जी बड़ा प्रोग्राम हो, आप सारे का सारा प्रोग्राम एक ही फाइल में लिख के उस फाइल को, जैसे अभी आप CDN लिंक इंपोर्ट करते हैं, jQuery की एक ही फाइल इंपोर्ट करते हैं, और अगर आपने jQuery की फाइल खोल के देखी हो तो बंदे को ड्राई देती है वो, इतनी बड़ी फाइल। ठीक है, तो वनीला JS में ऐसा स्टाइल था। लेकिन जब ये ES6 आया तो उन्होंने जावास्क्रिप्ट को मॉड्यूल्स में डिवाइड करने की फैसिलिटी दे दी। मॉड्यूल का मतलब ये है कि ये जो एक फाइल है जिसमें एक रिलेटेड
फंक्शनैलिटी लिखी हुई है, इसको आप क्या ट्रीट कर लें, ये क्या है, एक मॉड्यूल है, ये क्या है, एक मॉड्यूल है। तो अब मॉड्यूल का मतलब क्या है कि आप एक फंक्शनैलिटी या एक फंक्शन को एक फाइल में रखें और उसको वो एक मॉड्यूल बन जाएगा। अब उस फंक्शनैलिटी को आप इस फाइल से एक्सपोर्ट करें और बाकी जहां जहां आपको वो फंक्शनैलिटी है या आप उसको इंपोर्ट करके उस फाइल में क्या कर लें, यूज कर लें। क्लियर होगी बात? कैसे? मिसाल के तौर पे मैं ये सपोज करता हूं कि मैं यहां पे फंक्शन कॉल करता हूं ऐड, और मैं इस फंक्शन को दो नंबर पास करता हूं 23 और 25। तो क्या इंडेक्स को अगर मैं नोड.जेएस में रन करूंगा तो चलेगा? एरर देगा ना, क्योंकि ये क्या कहेगा, भाई ऐड इज नॉट डिफाइंड, ये फंक्शन इज अनडिफाइंड, क्योंकि ऐड को मैंने कहीं डिफाइन ही नहीं किया। तो जो डिफाइन किया था वो तो दूसरी फाइल थी। लेट मी रन दिस। मैं इसे रन कैसे करूंगा, नोड index.js। तो ये मुझे एरर देगा और क्या देगा, ऐड इज नॉट डिफाइंड। तो ऑब्वियसली ऐड डिफाइन नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, एक तरीका तो यह है कि आप इस पूरे फंक्शन को उठा के यहीं पे ले आए, तो फिर तो ये उसे पहचान लेगा, लेकिन ऐसा तो करना नहीं है। तो मुझे क्या करना है, मुझे ऐड का फंक्शन जो किसी दूसरी फाइल में डिफाइंड है उसे पहले इधर क्या करना है, इंपोर्ट करना है। क्या करना है, इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट कैसे होगा, अब ये देखिए ये दो डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, यूं समझे कि ये दो क्या है, डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। तो एक मॉड्यूल को मैं दूसरे मॉड्यूल में क्या करना चाहता हूं, यूज करना चाहता हूं। तो यूज करने के लिए क्या जरूरी है, पहले उसे इंपोर्ट किया जाए। और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किसका फीचर है, ES6 का फीचर है। समझ आ गई ये बात? अब ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वहां रिएक्ट में यूज हो रहे हैं, दैट्स व्हाई। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं कहूंगा जी लेट्स सी, मैं कहूंगा जी इंपोर्ट, यहां एक इंटरव्यू क्वेश्चन होगा बड़ा इंपॉर्टेंट आपका, क्लियर होगा। मैं कहूंगा जी इंपोर्ट ऐड फ्रॉम, फाइल का नाम दे दें विच इज लाइक app.js। ठीक, अब इंपोर्ट होगा, अब भी नहीं इंपोर्ट होगा, अब भी एरर देगा। इसका मतलब यह है कि कैन नॉट यूज इंपोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड मॉड्यूल, यानी ये इंपोर्ट स्टेटमेंट मैंने यूज की है, लेकिन ये इंपोर्ट स्टेटमेंट तब यूज होगी जब आप यहां से इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं एक्सपोर्ट कैसे करूंगा, मैं सिंपली जो भी फंक्शन, जो भी वेरिएबल, ऑब्जेक्ट, अरे कुछ भी, सब कुछ एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे फंक्शन भी एक ऑब्जेक्ट ही होता है रेफरेंस के तौर पे। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, एक्सपोर्ट। अब ये फंक्शन काम वही कर रहा है, करेगा ये दो नंबर्स को ऐड ही, लेकिन सिर्फ एक्सपोर्ट की फंक्शनैलिटी इसके सामने, यानी एक्सपोर्ट का कीवर्ड लिखा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ES6 का सिंटैक्स है, और इसका मतलब ये कि ये जो फंक्शन है ये अब किसी दूसरी फाइल में इंपोर्ट करके यूज किया जा सकता है। तो एक्सपोर्ट का मतलब है कि आई एम एक्सपोर्टिंग दिस फंक्शन फ्रॉम दिस फाइल एंड दिस इज सपोज्ड टू बी इंपोर्टेड बाय सम अदर फाइल टू यूज द फंक्शन इनसाइड इट। ठीक होगी बात? अब अगर मैं करूंगा तो मे बी अब भी एरर आएगा। अब ये सारे एरर बार बार देख लें, क्योंकि जब आपको एरर आए तो आपको ये फेस ना करने पड़े। ठीक है, अब भी वही एरर दे रहा है, हालांकि मैंने इसे यहां से एक्सपोर्ट भी किया और यहां पे मैंने इसे क्या किया, इंपोर्ट भी किया। तो अब अगर मैं यहां पे सिंपली ये लिख दूं, एक और कीवर्ड ऐड कर दूं, DEFAULT, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, तो फिर दैट्स काइंड ऑफ, अच्छा ये अभी भी एरर दे रहा है। तो इसे नहीं देना चाहिए 12। तो ये दो तरह से हम एक्सपोर्ट करते हैं किसी चीज को, एक हम करते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और एक हम करते हैं नॉर्मल एक्सपोर्ट। अब हम बुनियादी तौर पे मुझे सिर्फ 1 मिनट दें, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें हैं जिनमें फ़र्क है। एक ES5 का सिंटैक्स है कि ES5 में कैसे मॉड्यूल को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, और एक ES6 है। तो ES5 और ES6 दोनों में फ़र्क है। ठीक है, सो जस्ट गिव मी अ मिनट टू चेक इट आउट। या इसको भी आप यूँ कह लें, ऐड इक्वल्स टू दिस, और इसको कह लें मॉड्यूल डॉट export equals to add, and then const add equals to require, or that's going to be
app, that's pretty much like this. और अगर मैं इसको करूँगा add is not a function, just give me a minute. और just to bring it into the recording, ये मेरा एक फंक्शन है और आप इस फंक्शन को ये समझे कि ये जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर मैं बीच में से ये हटा दूं तो ये बिल्कुल क्या है, प्लेन जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है. गॉट इट? अगर मैं ये वापस डाल दूं तो ये अब ऑब्वियसली जब फंक्शन के अंदर HTML रिटर्न हो रहा हो तो पहली बात तो मैंने ये कहा कि ये JSX होगा. JSX का मतलब ये जो फंक्शन के अंदर HTML लिखा हो ये JSX. तो इस पूरे को हम क्या कहेंगे, जिस फंक्शन में HTML लिखा हो तो पूरे फंक्शन को हम कहेंगे फंक्शनल कंपोनेंट. बीच में जो सिर्फ HTML लिखा हुआ है फंक्शन के अंदर उसे हम क्या कहेंगे, JSX. और उस पूरे के पूरे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, फंक्शनल कंपोनेंट. अब इस फंक्शन कंपोनेंट को हम यहां से एक्सपोर्ट करके किसी दूसरी फाइल में इसका इंपोर्ट करके डेमो करते हैं. तो ये आखिरी लाइन मैंने हटा दी इंटेंशनल, जस्ट टू इनफैक्ट मेक यू क्लियर द सेम थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू इन द प्लेन JS. तो अगर मैं यहां पे सिर्फ लिख दूं एक्सपोर्ट फंक्शन ऐप, तो ये जो फंक्शन जब तक ये था, जब तक इसका एक्सपोर्ट नहीं था, तो इसका मतलब था ये था कि ये जो फंक्शन है ऐप नाम का, ये सिर्फ और सिर्फ इसी फाइल में यूज हो सकता है. जब मैंने इसके पीछे एक्सपोर्ट लिख दिया तो इसका मतलब है नाउ दिस फंक्शन कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट अदर फाइल्स. अब अगर मैं यहां पे आऊंगा, अब देख लें कि इसने एक कंपाइल एरर दिया. वो कंपाइल एरर इसलिए दिया कि मैंने यहां से लाइन हटा दी है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप. तो मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप से हटा के क्या कर दिया इसको, सिर्फ एक्सपोर्ट फंक्शन. बिकॉज मैं दो चीजों में फर्क समझाना चाह रहा हूं, एक डिफॉल्ट एक्सपोर्ट क्या होता है और एक नॉर्मल एक्सपोर्ट क्या होता है. तो यहां पे अगर मैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिख दूं तो ये एरर खत्म हो जाएगा, और अगर मैं सिर्फ एक्सपोर्ट लिख दूं तो ये एरर आ जाएगा. अब ये एक आपका इंटरव्यू क्वेश्चन है कि नॉर्मली लोग पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एंड डिफॉल्ट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. तो पहले तो ये फर्क समझ लें कि डिफॉल्ट एक्सपोर्ट पूरे एक मॉड्यूल में एक दफा हो सकता है. डिफॉल्ट एक्सपोर्ट पूरे एक मॉड्यूल में एक दफा हो सकता है. यानी अगर आपके पूरे मॉड्यूल में है ही एक चीज, इस केस में एक ही फंक्शन है ना, तो आप इसे डिफॉल्ट कर सकते हैं. लेकिन अगर यहां लेट्स सपोज 3-4 फंक्शंस हैं, मिसाल के तौर पे मैं यहां एक और फंक्शन लिख देता हूं, एक्सपोर्ट टेस्ट दिस रिटर्न समथिंग लाइक, इसको कह दें आप A+B कह दें, जो सेम एग्जांपल है. यहां पे फंक्शन का कीवर्ड भी दे दें, और यहां भी. अब ये दो फंक्शंस हो गए. अब मैंने कहा कि डिफॉल्ट आप दोनों के साथ नहीं लगा सकते. डिफॉल्ट अगर लगाना है तो आपको क्या करना होगा, एक ही लगाना होगा. तो अगर आपकी किसी फाइल में एक से ज्यादा फंक्शंस हैं तो यू आर नॉट सपोज टू एक्चुअली यूज द डिफॉल्ट कीवर्ड. अब अगर मुझे यहां से मैं डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहा तो फिर ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि जिस जगह पे ये ऐप इंपोर्ट हो रही है वो कौन सी जगह है, इंडेक्स. तो जब इंपोर्ट का मतलब क्या है कि ये वाला फंक्शन जिसको मैं इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं ये किसी दूसरी फाइल में है, और किसी दूसरी फाइल में ये क्या हुआ है, एक्सपोर्ट हुआ है. तो अगर तो ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं है तो आप सिंपली से इंपोर्ट करने के लिए क्या करेंगे, करली ब्रैकेट्स में रैप कर देंगे. समझ आइए बात. तो नॉर्मली जितने भी फंक्शन नॉर्मली इंपोर्ट होते हैं ये सारों के लिए बात दुरुस्त है. कोई वेरिएबल भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, अरे भी हो सकती है और फंक्शन भी हो सकता है. ठीक है. तो जब कभी आप यहां से नॉर्मल एक्सपोर्ट करेंगे तो उस केस में जब इंपोर्ट कर रहे होंगे तो आप उसे किस में रैप करेंगे, करली ब्रैकेट में. और अगर आप यहां से डिफॉल्ट का कीवर्ड लगाएंगे तो फिर आप इसे इंपोर्ट करेंगे तो फिर बगैर करली ब्रैकेट्स के एज इट इज इंपोर्ट करेंगे. तो ये डिफरेंसेस है बिटवीन नॉर्मल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट और डिफॉल्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट. एक और बात, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कब देना है, जब पूरे फाइल में आपको एक ही फंक्शन या एक ही कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करना है. तो नॉर्मली जब हम कंपोनेंट्स बनाते हैं, अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं थोड़ा सा आगे चल के बताते हैं. तो कंपोनेंट्स को हम नॉर्मली क्या करते हैं, अक्सर डिफॉल्ट एक्सपोर्ट ही करते हैं, क्योंकि वो पूरी फाइल में हम रिकमेंडेड यही है कि आप एक ही कंपोनेंट एक फाइल में रखें. ठीक. दूसरी बात, नॉर्मली जो नॉर्मल इंपोर्ट होता है ना वो हम फंक्शनल कंपोनेंट्स के साथ यूज नहीं करते. नॉर्मल एक्सपोर्ट हम कब यूज करते हैं, हमें कोई अरे एक्सपोर्ट करनी है, कोई ऐसा फंक्शन जो JSX रिटर्न करना कर रहा हो, जनरल फंक्शन हो. मिसाल के तौर पे जैसे मैंने ये टेस्ट का फंक्शन लिखा, ये क्या कर रहा है,
दो वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके रिटर्न कर रहा है। अगर मैंने यहाँ से कोई वेरिएबल रिटर्न करना था, मिसाल के तो मैं कहता था जी ये है कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू ये, और इसके अंदर वो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं सारे के सारे। तो अगर मुझे इसको एक्सपोर्ट करना होता तो मैं क्या करता, एक्सपोर्ट, और ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं होना था। तो आपने किसी ऐसे फंक्शन को जो कि JSX ना हो, JSX के बगैर किसी ऐसे फंक्शन को एक्सपोर्ट नॉर्मल एक्सपोर्ट करेंगे, किसी वेरिएबल को, वो वेरिएबल चाहे अरे हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे बुलियन हो, कुछ भी हो, तो उसको एक्सपोर्ट करना हो तो वो किस में करेंगे आप, नॉर्मल एक्सपोर्ट करेंगे, डिफॉल्ट नहीं करेंगे। तो डिफॉल्ट का कीवर्ड कब लगाएंगे, जब आपकी पूरी फाइल में, पहली चीज़ तो आप इसे याद रख लें कि पूरी फाइल में एक ही फंक्शन, और वो भी फंक्शन ना हो बल्कि फंक्शनल कंपोनेंट हो। फंक्शन और फंक्शनल कंपोनेंट में क्या फ़र्क है, इसका अंदाज़ा हो गया आपको। ये मेरा फंक्शन है और ये मेरा फंक्शनल कंपोनेंट है, दोनों में फ़र्क क्या है, फंक्शनल कंपोनेंट वुड ऑलवेज रिटर्न JSX, फंक्शन डज नॉट रिटर्न JSX, बट इट्स अ नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन। तो अब मैं जब कहूँ फंक्शन तो इसका मतलब इट्स अ प्लेन जावास्क्रिप्ट फंक्शन, जब मैं कहूँ फंक्शनल कंपोनेंट तो इसका मतलब ये क्या रिटर्न करेगा, JSX रिटर्न करेगा, ठीक है। और जब मैं कहूँ सिर्फ एक्सपोर्ट तो इसका मतलब ये है कि एक्सपोर्ट क्या कर रहे होंगे, कोई वेरिएबल या कोई फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन। अगर मैं कहूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट तो इसका मतलब आप क्या कर रहे होंगे, JSX यानी फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। और जब मैं कहूँ इंपोर्ट तो आप पूछेंगे जी कौन सा इंपोर्ट, यानी आप देखेंगे कि जिसको आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो नॉर्मल फंक्शन है या वो फंक्शनल कंपोनेंट है। तो अगर फंक्शनल कंपोनेंट तो आप इंपोर्ट बगैर करली ब्रैकेट्स के करेंगे, और अगर वो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं है तो आप इंपोर्ट बगैर करली ब्रैकेट्स के करें, सॉरी डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है तो बगैर करली ब्रैकेट्स के, और अगर नॉर्मल एक्सपोर्ट है तो फिर करली ब्रैकेट्स की, ठीक है। मेरे ख्याल में मैं थोड़ा सा ज़्यादा कंफ्यूज कर चुका हूँ आपको बिकॉज ऑफ द एरर दैट आई फेस्ड इन द, लेकिन आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। अगर नहीं क्लियर हुआ तो अभी एक एग्जांपल प्रैक्टिकली करने लगूँ, फर्दर क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ये इसकी बिहाइंड द रूट या बिहाइंड द सीन फिलॉसफी थी, ठीक है। अब मैं यहाँ से जो चीज़ रिमूव की थी ना, दो के इसके बगैर चल जाता है, ये मैंने आपको दिखा भी दिया है, बट दिस इज़ गुड क्योंकि ज़ाहिर है ये रिएक्ट 18 में स्ट्रिक्ट मोड चलता है, तो स्ट्रिक्ट मोड होता क्या, इसको भी एक्सप्लेन करूंगा। अब मैं बाकी क्या कर रहा हूँ, फॉर द टाइम बीइंग एक्स्ट्रा जितनी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए ना, बेयर मिनिमल सेटअप के साथ वो रिमूव कर रहा हूँ ताकि हम बिल्कुल नीट एंड क्लीन चीज़ों के साथ करूँ। तो सबसे पहले तो हमें ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये क्यों चाहिए, बिकॉज ये यहाँ यूज़ हो रहा है, ये क्यों चाहिए, बिकॉज ये भी यहाँ यूज़ हो रहा है, तो इसलिए, और ये क्यों चाहिए, बिकॉज ये भी यहाँ यूज़ हो रहा है। तो ऐसी कोई चीज़ रिमूव नहीं करनी जो यूज़ हो रहा है, ये चीज़ें यूज़ नहीं हो रही। फिर वापस ऐप में आए तो ऐप में से हम ऑलरेडी वो लोगो शो को रिमूव कर चुके हैं, तो ये लोगो जो इंपोर्ट हो रहा है आप इसको भी डिलीट कर दें। सिर्फ यहाँ app.css, अच्छा CSS को भी रिमूव कर दें, जब हम CSS अप्लाई करेंगे तो फिर हम खुद ही बना लेंगे CSS भी अपनी, सब कुछ अपना, और यहाँ से भी। तो ये दो फाइलें रूट थी जिनके अंदर से जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने सारी रिमूव कर दी। अब यहाँ पे आए तो चूंकि मैंने app.css जहाँ यूज़ हो रही थी वो भी ख़त्म कर दी, तो ये भी डिलीट कर दें। सिर्फ दो फाइलें छोड़ूंगा, एक app.js और एक index.js, ठीक है। So you can probably remove this as well. आप index.css भी रिमूव कर सकते हैं, और अगर इसे रहने भी दे तो ये रूट स्टाइल लगे हुए हैं बॉडी और कोड पे, तो ये फिलहाल रहने दे। 3 फाइलों के साथ हम जाएंगे। आप लोगों को भी रिमूव कर दें और आप इसको भी रिमूव कर दें और आप सिंपली इसको भी रिमूव कर दें। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली 3 फाइल्स, app.js, index.css और app.js, ठीक है। तो इसके साथ ये करें तो आपके पास कोई भी। नाउ आर स्टार्टिंग पॉइंट विद रिएक्ट, जो एक्चुअल स्टार्टिंग पॉइंट है। रिएक्ट में एवरीथिंग इज ट्रीटेड एज कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट क्या होता है जरा इसको पहले समझ लें। नॉर्मली रिएक्ट इज अ फ्रंट एंड फ्रेमवर्क, और आप जब कोई भी फ्रंट एंड का डिज़ाइन बना रहे होंगे, मिसाल के तौर पे मैं कोई भी ई-कॉमर्स की वेबसाइट आपको ओपन करके दिखाता हूँ, तो आप कंपोनेंट को समझिएगा कि मैं कंपोनेंट किस चीज़ को बोल रहा हूँ। इस ई-कॉमर्स की वेबसाइट में एक पूरी वेबसाइट टॉप टू बॉटम देखें तो ये एक पूरा का पूरा HTML डिज़ाइन बना हुआ है। अब नॉर्मली जब हम HTML में डिज़ाइन करते हैं तो आपको पता है कि हम बॉडी बनाते हैं, फिर उसके अंदर हेडर टैग बनाते हैं, मेन टैग बनाते हैं, फुटर टैग बनाते हैं, उसके अंदर डिफरेंट सेक्शंस बनाते हैं, और ऊपर से नीचे तक एक ही फाइल में सारा कुछ, सारा HTML का डिज़ाइन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। दैट इज़ गुड अगर आपकी वही रिक्वायरमेंट है, लेकिन रिएक्ट इस अप्रोच को डिस्करेज करती है या वॉयलेट करती है। रिएक्ट क्या करती है कि आपका पूरा का पूरा HTML का जो पेज है
वो उसको स्प्लिट कर देती है छोटे छोटे कंपोनेंट्स में। उन कंपोनेंट्स को क्यों, यानी ये कंपोनेंट्स में क्यों यूज स्प्लिट करती है, बहुत सारी रीजन हैं, ताकि सेम कंपोनेंट्स को रीयूज किया जा सके बार बार। कंपोनेंट्स को अगर आप किसी एक कंपोनेंट डिस्टर्ब हो तो पूरा डिजाइन, पूरा पेज आपका ब्रेक ना हो, सिर्फ वो पर्टिकुलर कंपोनेंट डिस्टर्ब हो, आपकी डिबगिंग आसान हो जाती है, आपकी प्रोसेसिंग आसान हो जाती है, और आपकी रेंडरिंग बहुत ज़्यादा ईजी आसान हो जाती है, और बहुत सारे इसके और भी फीचर्स हैं। बहरहाल होता क्या है कि लेट्स सपोज ये एक पूरा पेज है, इस पूरे पेज को अगर आप HTML में बनाएंगे तो मैंने आपको बता दिया सिंपल एक गो में बनाएंगे, लेकिन आप रिएक्ट में बनाएंगे तो आप इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। मिसाल के तौर पे हम सपोज करते हैं कि ये जितना सेक्शन आपको नजर आ रहा है, इस पूरे के पूरे सेक्शन को, ये जो टॉप पे नेव बार है, मे बी इसको एक कंपोनेंट बना दिया जाए, एक फंक्शनल कंपोनेंट बना दिया जाए। ये जो दूसरी इसकी सर्च बार है, मे बी इसका यानी इसको स्प्लिट करके इसका अलग से कंपोनेंट बना दिया जाए। ये जो इसकी कैटेगरी का सेक्शन है, मे बी इसको अलग से कंपोनेंट बना दिया जाए। ये जो इसके बिहाइंड द सीन ये जो स्लाइडर रोटेट हो रहा है, ये एक अलग कंपोनेंट हो। ये जो आपका प्रमोशन का एरिया है, ये अलग कंपोनेंट हो। ये जो टॉप कैटेगरी शो हो रही है, मे बी ये अलग कंपोनेंट हो। ये आपका अलग कंपोनेंट के तौर पे ट्रीट हो, ये आपका अलग कंपोनेंट हो, या ये सेम कंपोनेंट हो और सेम कंपोनेंट बार बार क्या हो रहा हो, रीयूज हो रहा हो, ठीक है, विद द डिफरेंट डाटा या डायनामिक डाटा। ये अलग कंपोनेंट, ये अलग कंपोनेंट, ये अलग कंपोनेंट, और ये अलग कंपोनेंट, और ये टाइमर का अलग से कंपोनेंट। तो जितनी चीजें मैंने ड्रॉ की हैं अब तक, विजुअली इनको देख के अंदाजा होता है कि आवर मेन वेबसाइट एक्चुअली हैज बीन स्प्लिट अप इनटू लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, और फिर उन कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करके एक पूरा का पूरा क्या हो गया, डिजाइन तैयार हो गया। इससे ऑब्वियसली रिएक्ट के सारे फायदे जिनके लिए हम यहाँ आए हैं, परफॉर्मेंस सुपरचार्ज हो जाती है, रीयूजेबिलिटी हो जाती है, बहुत सारे और काम भी हो जाते हैं। तो बेसिकली कंपोनेंट जब मैं बोलता हूं तो कंपोनेंट से मुराद क्या होता है, यूआई का एक कंपोनेंट जो आपके सामने आपको विजुअली नजर आ रहा होता है, वो एक कंपोनेंट होता है। अब आप यहां पे आए, अगर इसकी टेक्निकल साइड देखते हैं कंपोनेंट बनते कैसे। अगर आप यहां पे आए तो आपके यहां इस पेज पे अभी कुछ नजर नहीं आ रहा, बिकॉज मैंने आपके ऐप के कंपोनेंट में सिंपली ये इमेज लिखा। अगर मैं यहां पे H1 लिख दूं और मैं लिख दूं जी यहां पे हेलो और वापस आऊं, तो आई कैन सी हेलो ओनली। तो इसका मतलब यह है कि मेरी इस पूरी रिएक्ट की ऐप में अब कितने कंपोनेंट्स हैं, सिर्फ एक कंपोनेंट है जिसका क्या नाम है, हेलो। और हम पूरे रिएक्ट के कोर्स में क्या करते रहेंगे, कंपोनेंट्स बनाएंगे, उनको रेंडर करेंगे, कंपोनेंट्स बनाएंगे, उनको रेंडर करेंगे, कंपोनेंट्स बनाएंगे और उनको रेंडर करेंगे। तो नाउ लेट्स सी, हम 3-4 या 2-3 टेस्ट कंपोनेंट्स बनाते हैं और उनको रेंडर करके देखते हैं कि हम पता चलेगा कि कंपोनेंट बनते कैसे हैं और वो रेंडर कैसे होते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट। अगर मैंने थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट की है तो वो अभी क्लियर हो जाएगी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, ठीक है। सो लेट्स सी, पहली बात तो ये है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कंपोनेंट्स कहां बनाएंगे, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन अच्छी अप्रोच या रिकमेंडेड अप्रोच जरूर है कि आप अपने सोर्स की फाइल के अंदर एक नया फोल्डर बनाएंगे। अच्छा, जो कुछ भी करना है आपने किसके अंदर करना है, सोर्स के अंदर करना है, अनलेस कि एक्सप्लिसिटली मैं ना बताऊं कि किस काम के लिए सोर्स से बाहर जाना है, तो उस वक्त तक आपने सोर्स के अंदर ही रहना है। तो हमें चूंकि आपको पता है कि एक बहुत बड़ी ऐप में डजन्स ऑफ कंपोनेंट्स हो सकते हैं, तो उन सारे कंपोनेंट्स को अच्छे से मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स का एक फोल्डर बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने कंपोनेंट का एक फोल्डर बना लिया, इस कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर हम सारे कंपोनेंट्स अरेंज करेंगे या बनाएंगे। तो मैं ये सपोज करता हूं कि मैं एक नया कंपोनेंट बनाता हूं। कंपोनेंट का मतलब एक नई फाइल। आप वैसे एक ही फाइल में 4-5 कंपोनेंट्स रख सकते हैं, लेकिन रखेंगे नहीं। या मैं पहले वो करके दिखा देता हूं आपको। ऐप के अंदर मेरे पास एक ही कंपोनेंट है। कंपोनेंट की पहचान क्या है, फंक्शन जिसके अंदर क्या रिटर्न हो रहा हो, JSX। ये पहचान पता लग गई है। अब मैं दूसरा कंपोनेंट बनाने लगा हूं और सेम फाइल में बनाने लगा हूं। रिकमेंडेड अप्रोच बताइए कि हर कंपोनेंट के लिए अलग फाइल होनी चाहिए, लेकिन पहले जरा इसको अंडरस्टैंड कर ले। तो कंपोनेंट बनाएंगे कैसे, सिंपल फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे टेस्ट, और इसके अंदर रिटर्न करेंगे क्या। वैसे नॉर्मली जरूरी नहीं है कि आप ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस दें, लेकिन ग्रुपिंग के लिए अक्सर दी जाती है। अगर ये नहीं भी देंगे तो काम करेंगे, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या रिटर्न करूंगा, मैं सपोज करता हूं जी एक H1 रिटर्न कर देता हूं, और इसको मैं कह देता हूं जी हेलो फ्रॉम, या हेलो की जगह मैं कह देता हूं टेस्ट कंपोनेंट। समझ आ गई बात, कोई एरर नहीं है। अब नॉर्मली
इस फंक्शन के स्टार्ट में मैंने एक्सपोर्ट नहीं लिखा, एक्सपोर्ट नहीं लिखा तो इसका मतलब इसको मैं इस फाइल से बाहर यूज नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये रूल नजर आ रहा है आपको कि XML कैन हैव कस्टम टैग्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो तीन रूल्स। पहली बात तो ये है कि जो फंक्शन HTML रिटर्न कर रहा हो वो होगा फंक्शनल कंपोनेंट, और दूसरी बात ये है कि जो फंक्शनल कंपोनेंट होगा उसका नाम, इसका नाम टेस्ट है ना, ये बतौर टैग यूज होगा। ये कैसे यूज होगा? बतौर, मिसाल के तौर पे अगर मैं ये चाहता हूं कि इस टेस्ट के कंपोनेंट को ऐप के कंपोनेंट के अंदर रेंडर करूं, पहली बात तो ये देखें कि अगर मैं इसे रिफ्रेश करूं ना इस हालत में, तो मेरे पास ये टेस्ट कंपोनेंट आउटपुट में नहीं आएगा, ठीक है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि नॉर्मली जो रूट टैग में रेंडर हो रहा है वो क्या हो रहा है? एनीथिंग दैट इज इनसाइड ऐप कंपोनेंट। समझ आ गई बात? तो इसका मतलब यह है कि हम जो कुछ भी मजीद कंपोनेंट बनाएंगे हमारे लिए लाजमी है कि उसको किसके अंदर रेंडर करें? ऐप कंपोनेंट के अंदर रेंडर करें। और फिर ऐप कंपोनेंट खुद जाके किधर रेंडर हो रहा है? इंडेक्स के अंदर रेंडर हो रहा है। तो हमारा काम ये होगा कि हम जितने भी कंपोनेंट्स लिखेंगे उनको कहां रेंडर करेंगे? ऐप के अंदर। तो इस केस में मैं अगर यहां पे आऊं और यहां पे मैं लिखूं टेस्ट, और ये मैंने आपको अभी बताया कि आप XML में कोई भी कंपोनेंट जो है वो अनपेयर्ड नहीं लिख सकते या अनक्लोज्ड नहीं लिख सकते। यू मस्ट हैव क्लोजिंग ऑफ दैट टैग एसोसिएटेड विद इट। तो पहली बात यह है कि मुझे ये बताएं कि ये टेस्ट नाम का टैग कोई HTML में मौजूद है कहीं? तो ये कौन सा टैग है? ये जो मैंने खुद लिखा है। तो ये कस्टम टैग हो गया या नहीं हो गया? तो हमारा ये तीसरा पॉइंट भी सेटिस्फाई हो गया ना, XML कैन हैव कस्टम टैग्स। तो ये कंपोनेंट अब टेस्ट जो है वो रेंडर होगा। तो अब अगर मैं आउटपुट में जाऊंगा ना तो मेरे पास एक के बजाय दो होंगे, एक हेलो जो कहां से आ रहा है? ऐप के अंदर से, और एक टेस्ट कंपोनेंट जो कहां से आ रहा है? टेस्ट के फंक्शन के अंदर से। तो अब हमारे पास कितने कंपोनेंट्स हो गए? दो। इसी तरह अगर आप तीसरा कंपोनेंट बनाना चाहते हैं तो इसी को कॉपी पेस्ट करें, इसी को कह दें जी लेट्स सपोज अबाउट, और यहां पे लिख दें जी आप मिसाल के तौर पे अबाउट अस। इसको रेंडर करना है तो क्या करेंगे? टेस्ट के नीचे जाके अबाउट ये कर दें। सो हमने इसको भी कहीं एक्सपोर्ट नहीं किया। तो मैंने कहा एक्सपोर्ट करने की जरूरत कब पड़ती है? जब आप इस फंक्शनैलिटी को या फंक्शन को या फंक्शनल कंपोनेंट को या वेरिएबल को या अरे को किसी दूसरी फाइल में यूज कर रहे हैं, करना चाहें तो फिर इसको एक्सपोर्ट करेंगे। अगर सेम फाइल में तो एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप यहाँ पे वापस आएँ तो हमारे पास तीन कंपोनेंट्स रेंडर हो चुके हैं, हेलो, टेस्ट कंपोनेंट और अबाउट अस। तो रियलिस्टिकली हम क्या करेंगे? हम एक कंपोनेंट में पूरी नेव बार डिजाइन करेंगे, उसको एक्सपोर्ट करेंगे और किसी दूसरे कंपोनेंट में जाके उसको रेंडर कर लेंगे या यूज कर लेंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई है? अब इट्स डिस्करेज्ड, इट्स नॉर्मली नॉट रिकमेंडेड कि आप एक ही फाइल के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स लिखें। तो हम क्या करेंगे? अब मैं क्या करने लगा हूं? टेस्ट कंपोनेंट को और अबाउट कंपोनेंट को अलग अलग फाइल्स में मूव करने लगा हूं। एंड हाउ विल बी डूइंग दैट? मैंने कंपोनेंट्स को फोल्डर पहले ही बना लिया। आप चाहें तो यहां पे जाके क्या कर दें? test.js। कोशिश करें कि फाइल का नाम और उस फाइल के अंदर जो फंक्शन लिखेंगे उसका नाम सेम हो, ठीक है। सो मैंने टेस्ट लिखा और इसको तो मैं बंद कर दूं अभी जी। जी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ शायद इसी क्लास के स्टार्ट में कि इसकी एक्सटेंशन आप JSX भी दे सकते हैं और JS भी चलेगी, ठीक है। अल्टीमेटली यू आर राइट कि ज़्यादा अच्छा है कि आप JSX ही दें, ठीक है। तो मैंने टेस्ट का कंपोनेंट अलग उसकी फाइल बना ली, मैंने इसको यहाँ से कट किया और यहाँ से किधर मूव कर दिया? इधर मूव कर दिया। बिल्कुल इसी तरह इसी कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर मैं दूसरी फाइल बनाता हूँ, about.jsx कह देता हूँ इसको, ठीक है, एज पर योर सजेशन, तो इट वुड स्टिल वर्क। और यहाँ पे मैं इस कंपोनेंट को कट करता हूँ और इसको आके यहाँ पे मैं अबाउट में लिख देता हूँ और ये मेरा नीट एंड क्लीन होगा। अब आप मुझे इजाज़त दें तो ये मैं यहाँ से हटा दूँ। अब ये मुझे एरर दे रहा है कंपाइल टाइम पे, रीज़न बीइंग कि मैं टेस्ट और अबाउट दो कंपोनेंट्स को यहाँ रेंडर कर रहा हूँ, लेकिन इन दो कंपोनेंट्स की इंफॉर्मेशन ऐप के पास है ही नहीं। तो क्या करूँगा? यहाँ उन दोनों कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट कब कर पाऊँगा? जब ये दोनों फंक्शंस यहाँ से क्या होंगे? एक्सपोर्ट होंगे। तो अब मुझे बताएंगे कि इनको एक्सपोर्ट क्या करूँ? एक्सपोर्ट, ठीक है, डिफॉल्ट करेंगे, ठीक है। नॉर्मल फंक्शनल कंपोनेंट, या अगर पूरी फाइल में एक ही कंपोनेंट हो या एक ही फंक्शन हो तो फिर आप डिफॉल्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? इसे डिफॉल्ट करेंगे। और अगर इसे डिफॉल्ट करेंगे और इसको भी क्या करेंगे? फिर हम एक्सपोर्ट
फॉल्ट। अब आपको अगर ये रीज़न पता लग गया कि कहाँ डिफ़ॉल्ट कहाँ करना है, तो फिर आपको ये भी पता लग गया होगा कि यहाँ फिर उन्हें इंपोर्ट कैसे करना है, इंपोर्ट करने का स्टाइल क्या होगा। तो इंपोर्ट करने के लिए कि हम क्या करेंगे, इंपोर्ट टेस्ट, करली ब्रैकेट में करूँ या बगैर करली ब्रैकेट्स के करूँ, बगैर करली ब्रैकेट्स के। तो इंपोर्ट टेस्ट, और दूसरी जगह पे मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट अबाउट। सो ये ऑटो कंप्लीट कर रहा है, तो दैट्स गुड थिंग। अब इसने सारी कंप्लेंट्स इसकी दूर होनी चाहिए, और नाउ इट इज कंपाइल्ड सक्सेसफुली, और इफ आई गो बैक इट विल स्टिल गिव मी द सेम आउटपुट रेंडरिंग ऑल द 3 कंपोनेंट्स। ठीक है, हेलो भी हो गया, टेस्ट कंपोनेंट भी हो गया, और अबाउट इस कंपोनेंट भी हो गया। तो इसका मतलब ये है कि व्हाट वी डिड इज कि वी टॉक्ड अबाउट 2 चीज़ों में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट क्या होता है, और नॉर्मल इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, और उनको कैसे किया जाता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, और फिर फंक्शनल कंपोनेंट क्या होता है, JSX क्या होता है, JSX के रूल्स क्या हैं, ये भी आपको सारी चीज़ें पता लग गई हैं। अब मुझसे आज की क्लास के स्टार्ट में, बिफोर स्टार्ट ऑफ द क्लास, एक सवाल हुआ था जी कि फंक्शनल कंपोनेंट्स और क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो मैंने जवाब ये दिया था कि अगर आप रिएक्ट का कोई पुराना प्रोजेक्ट कोई आपको मिल गया है जिसकी मेंटेनेंस पे काम आप कर रहे हैं, तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स पहले पुराना स्टाइल है रिएक्ट में कोड लिखने का। क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स और क्लासलेस कंपोनेंट्स में फ़र्क सिर्फ स्टेट का ही है, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको स्टेटफुल और स्टेटलेस कंपोनेंट्स का पता चलेगा। तो जब से रिएक्ट में हुक्स इंट्रोड्यूस हुई हैं, रिएक्ट वर्जन 16.8, रिएक्ट का अभी वर्जन 18 चल रहा है, 18 पॉइंट समथिंग। तो रिएक्ट का वर्जन 16.8, उससे पहले रिएक्ट में क्लास फुल कंपोनेंट्स और क्लासलेस कंपोनेंट्स, जिनका दूसरा नाम है स्टेटफुल कंपोनेंट और स्टेटलेस कंपोनेंट्स, ये वर्जन 16.8 से पहले यूज होते थे। वर्जन 16.8 की जो अपडेट थी उसमें हुक्स इंट्रोड्यूस हुए, और हुक्स के बाद जो फंक्शनल कंपोनेंट्स हैं उन्हीं में स्टेट शामिल की जा सकती है, स्टेट यूज की जा सकती है। तो उसके बाद से क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स नॉर्मली यूज नहीं होते, अब होते हैं, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स उससे पहले के बने हुए उनमें जो मेंटेनेंस या जो इस तरह की काम होती है सॉफ्टवेयर हाउसेज में या डिफरेंट जगहों पे, तो वहाँ पे आपको क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स। तो इट्स ऑलवेज गुड, जिसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पता है वो क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स को देख सकता है, एक्सप्लोर कर सकता है खुद। हम फंक्शनल कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे, और मॉडर्न जितने भी प्रोजेक्ट्स बनते हैं नॉर्मली वो फंक्शनल कंपोनेंट्स में ही बनते हैं, तो हम सिर्फ फंक्शनल कंपोनेंट्स को ही डिस्कस करेंगे। और फंक्शनल कंपोनेंट क्या होता है, सिंपली एनी कंपोनेंट दैट रिटर्न सम JSX। जी बिल्कुल होता है, यानी यही तो मैंने कहा है ना कि क्लास बेस्ड और फंक्शनल कंपोनेंट दोनों में फ़र्क ही सिर्फ स्टेट का था, कि फंक्शनल 16.8 से पहले कि फंक्शनल कंपोनेंट में आप स्टेट को मैनेज नहीं कर सकते थे। तो एक नई टर्म रिएक्ट हुक्स इंट्रोड्यूस हुई हैं, जिन्होंने पॉसिबल कर दिया है कि आप फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर ही स्टेट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, स्टेट के साथ काम कर सकते हैं। तो फिर क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स की ज़रूरत नहीं रही। बाय द वे क्लास बेस्ड कंपोनेंट वाज अ लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स, लर्निंग कर्व उसकी और वो थोड़ा सा मुश्किल था। फंक्शनल कंपोनेंट बहुत ज़्यादा आसान हो गया बनिस्बत उसके। ठीक है, तो ये जो हम काम कर रहे हैं, ये कौन सा काम कर रहे हैं, फंक्शनल कंपोनेंट्स की बेस पे, क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स हम यूज़ नहीं कर रहे। तो आप भी कहीं इंटरनेट पे हेल्प देखें या कोई ऐसा ट्यूटोरियल देखें जिसमें क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स हो रहे हो, तो इसका मतलब आप उसका ईयर देख लें कि वो कब लिखा गया आर्टिकल या वो वीडियो कब रिकॉर्ड हुई है। तो वो मोस्ट प्रोबेबली 2-3 साल पहले की ही होगी। ठीक है, सो अभी तक हमने कोई स्टेट का जिक्र नहीं किया, तो अभी टेंशन नहीं लेने की ये स्टेट क्या बुलाया और वो क्लासलेस क्या है और स्टेटफुल क्या है और स्टेटलेस क्या है, दैट्स नन ऑफ आई थिंक योर वरीज। तो आना बहुत अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि जब आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करेंगे तो आपको नहीं पता कि आप, जैसे आप फॉर एग्जांपल मैं जिन प्रोजेक्ट्स पे अभी काम कर रहा हूँ ये 2013-14 के बने हुए या 13-14 या 15-16 गालिबन उसके बने हुए, उनमें सारे के सारे रिएक्ट की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी क्लास बेस्ड है। मुझे क्लास बेस्ड नहीं आती थी, मैंने रिएक्ट सीखी है उसके बाद गालिबन 2019 या 20 में ये समथिंग अराउंड दैट, 20 में या 21 में समथिंग। तो आप ये समझ लें कि अब जब मुझे वो क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में, चूंकि लकीली मुझे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट अच्छा था, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग, लकीली मेरे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स अच्छे थे, तो